गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे सूखे के कारण कॉजेज ऑफ ड्रॉट। अपन ने इस चैप्टर में पहले सूखा क्यों पड़ता है, सूखा क्या है, सूखे की घोषणा कैसे होती है, सूखे में घोषणा के बाद में राजकीय सहायता कैसे प्राप्त की जाती है, किस प्रकार से जनता और कृषक को राहत प्रदान की जाती है, ये बातें अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। इस चैप्टर में आगे अपन पढ़ रहे हैं सूखा क्यों पड़ता है, क्या कारण है कि सूखा पड़ता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो सूखा पड़ने का सबसे मूल कारण है, पहला जैसे पॉइंट है वनों की अंधाधुंध कटाई। कि हम जानते हैं कि वर्षा के आने में वनों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। जितने ज़्यादा वन क्षेत्र हमारे पास होंगे उतना ही वर्षा का नियमित आना इंश्योर करता है, वर्षा का नियमित होना निश्चित होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास वन क्षेत्र जो होने चाहिए, वन क्षेत्र जो हम मान रहे हैं कि 33% वन हमारे यहाँ होने चाहिए, वो नहीं है। हमारे पास अभी तक लगभग 20% भूभाग पर ही वन क्षेत्र है। तो ये जो मूल कारण है, वनों की अंधाधुंध कटाई अभी भी जारी हो रही है, क्योंकि ईंधन का उपयोग, लोगों को कृषि योग्य भूमि की कमी, ये सब बातें ऐसी हैं जिनके कारण लोग दिन प्रतिदिन वनों को नष्ट करते जाते हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई करते जाते हैं। तो वनों की अंधाधुंध कटाई के संबंध में कुछ डेटा है, कुछ आंकड़े हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत में कुल भूमि के लगभग 20.25% वन क्षेत्र है, इतना प्रतिशत भाग पर ही वन विद्यमान है, जो कि राष्ट्रीय वन नीति कह रही है कि 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए। तो ये हमारे पास लगभग 13% भूभाग पर वनों की कमी तो ऑलरेडी चल रही है, जो हम बढ़ाना हमें चाहिए, हो रहा है। इससे उल्टा अभी भी वनों की कटाई बहुत जोरों से हो रही है। यानी जो कि 20.55% भाग हमारे पास वर्तमान में वनों का है, उसमें भी धीरे धीरे और कमी हो रही है, बल्कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए। तो वनों की अंधाधुंध कटाई में कुल क्षेत्र हमारे पास कुल क्षेत्रफल का 20.55% भाग भूभाग पर वन स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे पास 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। विश्व के कुल वन क्षेत्र यानी संपूर्ण विश्व की बात जब करें तो उसके जो कुल वन क्षेत्र है उसका मात्र भारत में 2% भाग ही वनों का हमारे भारत में स्थित है। यानी कि 98% वन हमारे देश के बाहर हैं। पूरी धरती पर जितने वन होने चाहिए, वन संपदा होनी चाहिए, उसका मात्र 2% भाग हमारे देश में स्थित है, जो कि बहुत छोटा है। जबकि इस 2% वनों के पीछे 17.5% विश्व की 17.5% जनसंख्या का निवास हमारे देश में है और 14% पशुधन हमारे देश में इन वनों पर आश्रित है। यानी जहाँ 17.5% जनसंख्या, 14% पशुधन इन वनों पर निर्भर करता है, वहाँ संपूर्ण विश्व की मात्र 2% क्षेत्र में ही हमारे पास वन है, जो कि हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, बहुत अलार्मिंग पोजीशन है। इन वन क्षेत्र को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, जबकि हमारे यहाँ बढ़ने की बजाय वनों की और अंधाधुंध कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई की जा रही है। मुख्य कारण उसके पीछे ईंधन का उपयोग और लोगों के पास कृषि योग्य भूमि का अभाव। जनसंख्या वृद्धि के कारण सब कुछ है, तो जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करके अंधाधुंध वनों की कटाई न करके वनों को और बढ़ाएं, ऐसा करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं हो रहा है, इस कारण हमारे यहाँ सामान्यतः प्राय सूखे की स्थिति हमारे यहाँ देश के किसी न किसी भाग में हर वर्ष सूखा पड़ता है। एक आकलन के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार हर 5 या 7 वर्ष में देश के किसी न किसी भाग में सूखा निश्चित रूप से होता है। हर वर्ष किसी न किसी प्रांत में सूखा निश्चित रूप से होता है। उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत अलार्मिंग है। और इसमें भी अगर देखें, देश के विभिन्न राज्यों में भी अगर देखें तो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
यहाँ इस क्षेत्र में वन संपदा बहुत ही कम है। पंजाब में और हरियाणा में जो भूमि है वो ज़्यादातर भूमि में वन नहीं है, ज़्यादातर भूमि को एग्रीकल्चर के रूप में काम में लिया जा रहा है, इसलिए वहाँ वन नगण्य के समान है। राजस्थान में भी वन भूभाग तो बहुत है, जमीन तो खूब है, लेकिन उसमें वन नहीं है। हमारे यहाँ भी लगभग 7 या 8% भाग में ही वन क्षेत्र हैं, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें वनों को बढ़ाना पड़ेगा, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारे किसान, हमारे देश, हमारी जनता आगे बढ़ सके, खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए मुख्य कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। नंबर 2 पे आता है पानी को रोकने की व्यवस्था का अभाव। देखिए, वर्षा जब होती है तो होना ये चाहिए कि वर्षा के पानी को रोका जाए, डैम बना करके, बांध बना करके या ऐसे जोहड़ बना करके वर्षा के पानी को रोके, जिससे भूमि में वो पानी रिचार्ज हो, नीचे का जल स्तर बढ़े और लोगों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन सामान्यतः देश का करीब भाग ढालू प्रवृत्ति में है, ढलान है, उसके कारण पानी जो वर्षा का हम रोकना चाहिए वो रुकने की बजाय बह करके आगे नदियों में चला जाता है, और वो प्रभाव ऐसा पड़ता है कि नदियों के माध्यम से पानी या तो दूषित हो जाता है या फिर आगे जाकर के समुद्र में वो समा जाता है, हमारे किसी काम नहीं आता। जो पानी, वर्षा का पानी अमृत माना जाता है, तो वर्षा के पानी को जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक हमारे लिए संकट का समय रहेगा। वर्षा के पानी को रोकने की सरकार की नीतियाँ होनी बहुत जरूरी है। हमारे देश में एक तरफ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ बाढ़ की स्थिति है, और एक तरफ ऐसे राज्य हैं जहाँ बिल्कुल सूखे की स्थिति है। तो ऐसी नीति सरकार को भी बनानी चाहिए, जिससे हमारा जो एक्सेस पानी बाढ़ वाला है उस पानी को सूखे वाले एरिया में हम ट्रांसफर करें, जिससे वहाँ की बाढ़ में निजात मिले, वहाँ के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को राहत मिले, और सूखे वाले क्षेत्र में पानी पहुँचे, जिससे वहाँ भी लोगों का जीवन यापन ठीक हो सके। लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान इस तरफ पूर्ण रूप से नहीं गया है, इस तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है सिंचाई के साधनों का अभाव, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि पानी बह करके निकल जाता है, अंडरग्राउंड वाटर है वो एक सीमा में है, सीमित है। जहाँ अंडरग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत गहरा होता जा रहा है, उसमें भी जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे केमिकल्स उसमें मिल रहे हैं, और वो हमारी फसल के लिए खराब करने में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ सिंचाई के साधन अभी कुल कृषि का 40% भाग ही सिंचित है, बाकी 60% भाग आज भी हम वर्षा पर आश्रित हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं, और वर्षा पे निर्भरता सिंचाई वाले में भी उसकी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक सिंचाई के लिए पानी जमीन के अंदर से भी निकालने में हमें समस्या आएगी, पानी हमें नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है विद्युतीकरण का अभाव। आज भी आज़ादी के 70 साल बाद, 72 साल बाद भी आज हमारी स्थिति 10% गाँव की ऐसी है जहाँ विद्युत नहीं है। ये बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही मुश्किल वाली बात है कि 10% देश की आबादी आज भी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है, वहाँ बिजली नहीं है। हमें बिजली का उत्पादन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली 100% लोगों के पास पहुँचानी होगी, जिससे वो अपने सूखे की स्थिति से निपट सकें, सूखे की स्थिति को सिंचाई में परिवर्तित कर सकें। लेकिन अभी हमें इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा। आज हमारी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, तो विद्युत के भी अलग अलग संसाधन हैं। हमारे जैसे रेगिस्तानी एरिया में सोलर अभी इन सालों में कुछ ध्यान दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए, विंड एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए, और बिजली उत्पादन करने के परंपरागत स्रोत उनका भी विकास करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का हम उत्पादन कर सकें, और उत्पादन करके हम हमारी जनता को उसका लाभ दें, जिससे हमारा सूखे का जो प्रभाव है उसको हम कम कर सकें। एक है अल नीनो प्रभाव। देखिए, अल नीनो प्रभाव क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। अल नीनो प्रभाव में इसका विशेष असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। अल नीनो प्रभाव में ये प्रशांत महासागर में पिछले 50 साल से भी अधिक वर्षों से असंतुलित मौसम के कारण इंडोनेशिया, फिलीपींस में सूखे की स्थिति से पश्चिमोत्तर भारत भी सूखे की चपेट में आ गया है। यह आशंका अमेरिकी विदेश विभाग के एक दस्तावेज में वैज्ञानिकों के हवाले से जाहिर की गई है कि जो जब तक ये अल नीनो प्रभाव, अल नीनो नाम से प्रचलित यह अवधारणा प्राकृतिक घटना जो 2019 से घटित
होती आ रही है और इसमें विश्व के मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है और इससे भी कुछ लक्षण नजर भी आने लगे हैं। अल नीनो प्राय तब पैदा होता है जब पश्चिम गोलार्ध प्रशांत महासागर क्षेत्र में गर्म धारा पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। इस गर्म धाराओं के कारण विश्व भर में मौसम की स्थिति बदल जाती है, जिससे कुछ भागों में वर्षा, कुछ भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दस्तावेज में अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक बेरेनोव्स्की के हवाले से कहा गया है कि यदि एल नीनो जारी रहता है तो भारत में मौसम शुष्क रहने लगेगा, जबकि भारत के अधिकतर किसान अपनी सिंचाई जरूरतों के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। श्री कोस्की के मतानुसार मानसूनी वर्षा छुट होने और उसके आने में कुछ विलंब भी हो सकता है। इसके बाद मानसून का आगमन मध्य प्रशांत की गर्म धाराओं पर निर्भर करेगा, जिससे मानसून की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तथा उसके पूर्ववर्ती प्रवाह के कारण पश्चिमोत्तर भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो एल नीनो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशांत महासागर की जो घटनाक्रम है, इसके कारण हमारे यहाँ सूखे की स्थिति बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर आगे भी ऐसा प्रभाव जारी रहा तो हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा होने हो जाएगी। छठा पॉइंट है दक्षिण पश्चिम मानसून की अनियमितता। देखिए, हमारे देश में लगभग 60% जो सिंचाई साधन है वो वर्षा पर निर्भर है और यहाँ की वर्षा अनिश्चित है। भारत में ज़्यादातर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से जाती है, जो कि 1 जून से लेकर के जुलाई सितंबर तक हमारे यहाँ चलती है और उसकी अनियमितता हमारे लिए बहुत घातक है। कई बार भारी वर्षा हो जाती है, कई बार कम वर्षा होती है, कई बार औसत वर्षा होती है, कई बार बिल्कुल वर्षा नहीं होती। ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव हमें हमारी जो कृषि है, हमारे जो उन्नति है, हमारा जो सूखा है, उसको उस पर ज़्यादा प्रभाव डालती है और सूखे को बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रही है। तो ये जो सूखे के कारण है, उन सूखे कारणों के बारे में मैं दोहरा रहा हूँ। 6 कारण मैंने आपके सामने दिए हैं। वनों के अंदर वन कटाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल भारत में कुल 20.55% क्षेत्र में वन क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं कि 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए। विश्व की कुल वन क्षेत्र का 2% भाग भारत में अवस्थित है और विश्व की कुल 17.5% जनसंख्या और 14% पशु हमारे इस वन क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वन क्षेत्र बहुत कम है। उसके बाद पानी और की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव हमारे पास है, उसके कारण भी सूखा पड़ रहा है। विद्युतीकरण का अभाव भी हमारे यहाँ है, उससे कारण भी सूखा पड़ रहा है। एल नीनो प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रशांत महासागर में जो प्रभाव 1990 से चला आ रहा है, उसके कारण भी हमारे यहाँ सूखा पड़ता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की अनियमितता, जो कि भारत में सिंचाई के लिए वर्षा के रूप में मुख्य स्रोत है, उसकी अनिश्चितता भी हमारे लिए सूखे का एक कारण होती है। अगला पॉइंट आता है बाढ़। ये तो था सूखा, इसके विपरीत है बाढ़। बाढ़ में क्या होता है, फर्क क्या है? बाढ़ वो स्थिति है जिसमें आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, आवश्यकता से अधिक पानी गिरना, और वो पानी आवश्यकता से अधिक गिरेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? जन धन की हानि, फसलों का नुकसान, पशु पक्षियों का नुकसान और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादकता का चौपट होना। ये बाढ़ की स्थिति है। बाढ़ में देखिए, इसमें ये लिखा है प्रतिवर्ष 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, हमारे देश का लगभग प्रतिवर्ष 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इससे बाढ़ से प्रभावित होता है। देश में होने वाली 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा, कुल वर्षा बताइए, देश में कुल टोटल वर्षा जो है औसत 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा जो हमारे देश में होती है, इसमें से 9.10 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा वन क्षेत्र में होती है। तो हमारे पास 20.55% वन क्षेत्र है, उसमें ये 9.10 करोड़ हेक्टेयर मीटर क्षेत्र में वर्षा होती है। और इसमें से भी जो 40 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र की वर्षा है जो देश में हो रही है, उसमें से 9.10 करोड़ हेक्टेयर मीटर वनों में होती है। 4.90 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा वनों की मिट्टी में रिस जाती है, वनों की मिट्टी में जम जाती है, चली जाती है नीचे। और 1.60 करोड़ हेक्टेयर मीटर का पानी भाप बन करके ऊपर उठ जाता है, यानी वापस ऊपर चला जाता है, हमारे किसी काम में नहीं आता है। कुल 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। 40 करोड़ में से 9.10 करोड़ हेक्टेयर वनों में होगी, उसमें से 4.90 करोड़
मिट्टी में रिस जाएगी। 1.7 करोड़ हेक्टेयर मीटर का पानी भाप बन करके उड़ जाता है और 2.7 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा का पानी नदियों और नालों में बह करके चला जाता है। यानी कुल इनको घटाते हैं तो देश में जो वर्षा काम में ली जाती है वो भाग 50% के लगभग भाग ही बच पाता है, जिसको हम हमारी सिंचाई सुविधाओं के लिए काम में लेते हैं। और बाढ़ में भी ज़्यादा प्रभावित इलाका कौन सा है, वो देखिए आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के सभी राज्य। ये जो ऊपर से ब्रह्मपुत्र और उससे जो नदियाँ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, वो उनसे जो नीचे लगता हुआ एरिया है वो बाढ़ से ज़्यादा ग्रसित होता है और वो पानी, ज़्यादातर पानी वहाँ की फसल, जन धन की हानि करके सारा का सारा पानी आगे समुद्र में समा जाता है। यदि उस पानी को हम इस प्रकार की प्लानिंग करें कि उस पानी को हम सूखे वाले क्षेत्रों में लाएं, जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ यदि हम लाएंगे तो हमारे लिए वरदान साबित होगा और सूखे की स्थिति से हमें निजात मिलेगी। तो ये इस प्रकार से सूखे के कारण और बाढ़ क्या है, इसका हमने आज डिस्कशन किया। अगले टॉपिक में फिर हम अकाल, फैमिन और उस अकाल के होने वाले क्या क्या कारण हैं जो अकाल पड़ता है, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।